अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बैनुल अक़वामी तिजारत चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है, दूसरा टॉपिक पढ़ना है और ये है बैनुल अक़वामी तिजारत के फ़वाइद। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बैनुल अक़वामी तिजारत क्या होती है, मुल्की तिजारत क्या होती है और मुल्की और बैनुल अक़वामी तिजारत में फ़र्क क्या होता है। मुल्क के अंदर तो लोग अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त करते रहते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा या ज़रूरत होती है जिसकी वजह से एक मुल्क दूसरे मुल्क से अशिया मंगवाता है बजाय ख़ुद बनाने के, और एक मुल्क दूसरे मुल्क अपनी अशिया बनाकर भेजता है। तो यहाँ आज हम देखेंगे कि बैनुल अक़वामी तिजारत के फ़ायदे क्या होते हैं। पहला फ़ायदा जो है बैनुल अक़वामी तिजारत का वो ये है कि इससे अशिया की फ़राहमी हो जाती है। बैनुल अक़वामी तिजारत की वजह से हर मुल्क ऐसी अशिया हासिल कर लेता है जो उसके अपने मुल्क में पैदा नहीं होती, या फिर उनको तैयार करने के अंदर बहुत ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जैसे पाकिस्तान है, वो चाय और पान, पटसन वगैरह बांग्लादेश और श्रीलंका से हासिल करता है और इन ममालिक को अपनी मसनूआत बरामद करता है। ठीक है। दूसरा है ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़राहमी, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़रूरत जो होती है। हर मुल्क अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी दूसरे ममालिक से हासिल कर लेता है और इस तरह जो इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं उन्हें अशिया हासिल करने में परेशानी नहीं होती। जैसे गरीब ममालिक हैं, उनमें ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात तैयार नहीं होती, वो तरक्की याफ्ता ममालिक से हासिल करते हैं। इसी तरह से तिजारत की जब मौजूदगी में, यानी अगर तिजारत ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। तीसरा है कहत से बचाओ। कहत से बचाओ, कहत क्या होता है, यानी जिसमें खुश्क साली यानी अशिया की पैदावार नहीं होती। बहुत सारे ममालिक जो हैं वो कहत का शिकार हो जाते, तो उसकी वजह से दूसरे ममालिक से अशिया हासिल करने में आसानी हो जाती है। इतने तरक्की याफ्ता ज़राए नक़ल हमल हो गए हैं कि इनकी तहत अगर किसी मुल्क में कहत की सूरत हाल हो तो दूसरी दुनिया के दीगर ममालिक उन्हें अशिया खुराक पहुँचा देते हैं और कहत की सूरत हाल नहीं होती। अगला फ़ायदा है कि दिफाई ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। दिफा की वजह से ये होता है कि अपने मुल्क का दिफा करने के लिए जो असले और चीज़ों की ज़रूरत होती है, जंगी हथियार, साजो सामान की ज़रूरत होती है, हर मुल्क के पास अपना बनाने की सलाहियत नहीं होती, तो वो दूसरे मुमालिक से ख़रीद लेता है। अगला फ़ायदा है मौशी तरक्की का हसूल। बैनुल अक़वामी तिजारत जो है वो मौशी तरक्की में भी फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर गरीब ममालिक के तिजारत के ज़रिए तरक्की हासिल करते हैं, क्योंकि अशियाए सरमाया और ख़ाम माल उन्हें दूसरे मुल्कों से हासिल होता है, जैसे कि तेल वगैरह या दूसरी मशीनरी वगैरह जो अपने मुल्क में नहीं बनती वो दूसरे ममालिक से हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्ताना ताल्लुकात बनाने में भी मदद मिलती है। जब ममालिक एक दूसरे से तिजारत करते हैं, इस की ज़रूरियात पूरी करते हैं, अशिया की फ़राहमी करते हैं, इस तरह से उनमें अमन बरकरार रखना ज़रूरी हो जाता है और ममालिक एक दूसरे से जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात कर लेते हैं। ज़रूरियात की अर्ज़ा फ़राहमी, सस्ती अशिया मिल सकती हैं। बैनुल अक़वामी तिजारत में हर मुल्क को सस्ती अशिया मिल जाती हैं। ऐसी अशिया जिन्हें उनके अपने मुल्क में नहीं बनाया जा सकता या अपने मुल्क में महंगी पैदा होती हैं, वो उन्हें दूसरे ममालिक से सस्ती मिल जाती हैं। तलब और रसद में हम आहंगी, तलब होती है डिमांड, यानी अशिया की तलब, और रसद है उनकी फ़राहमी, तो उनको बराबर करने में फ़ायदा होता है। अब किसी एक मुल्क में अशिया की तलब तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अशिया उस मुल्क में कम पैदा हो रही हैं, तो बाकी की जो है दूसरा ममालिक से मंगाकर उस तलब को पूरा किया जाता है। जैसे कि गंदम है, अगर हमारे मुल्क में गंदम की पैदावार कम होती है और उसकी तलब ज़्यादा है, तो बाकी की गंदम जो है बाहर के मुल्क से दरामद करके उस तलब को पूरा कर लिया जाता है और इस तरह से कीमतों को मुस्तहकम रखा जाता है, यानी उनको बरकरार रखा जाता है, बढ़ने से रोका जाता है। पैदाइश पर पैमाना कबीर के फ़वाइद, यानी बड़े पैमाने पर पैदावार के फ़ायदे हासिल होते हैं। जब आप बड़े पैमाने पर तिजारत करते हैं, अशिया की पैदावार करते हैं और दूसरे ममालिक में अपनी अशिया फ़रोख्त करने के लिए तैयार करते हैं, तो आप बड़े पैमाने पर पैदाइश करते हैं और बड़े पैमाने पर पैदावार करने से बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। अंदरूनी और बैरूनी किफ़ायतें हासिल होती हैं, जो कि हम पार्ट 1 जो बुक थी आपकी उसमें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तहज़ीब और सकाफ़त के असरात भी होते हैं। अब बैनुल अक़वामी तिजारत में जब मुख्तलिफ़ ममालिक के अफराद का एक दूसरे से रब्ता होता है, लेन देन होता है, आना जाना होता है, तो तहज़ीब और सकाफ़त जो है वो भी एक दूसरे के साथ शेयर होती है और दूसरों का रहन सहन जो है वो उसके ऊपर असर उसका पड़ता है। इजारादारियों का भी ख़ात्मा होता है। अगर
کسی ملک میں لوگوں کے کسی ایک کی ضرورت کی اشیاء کوئی ایک ہی کمپنی بنا رہی ہے تو اسے اجارہ داری حاصل ہو جاتی ہے. وہ اپنی منہ مانگی قیمتیں وصول کرتے ہیں اور اشیاء کی کوالٹی بھی اپنی مرضی کی رکھتے ہیں. تو اگر بین الاقوامی تجارت ہو تو پھر اجارہ داری ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اور لوگوں کی اشیاء بنائی ہوئی بھی اس کے مقابلے میں آ جاتی ہیں، اور اس طرح ایک فرد اپنی اجارہ داری قائم کر کے قیمتوں کے اوپر اثر نہیں ڈال سکتا. زیادہ پیداوار جو ہے اس کو بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے. اگر کبھی اوور پروڈکشن ہو جائے، یعنی ضرورت سے زیادہ پیداوار ہو جائے، تو اس کی وجہ سے قیمتیں بہت زیادہ گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، جس سے پروڈیوسر کا نقصان ہو سکتا ہے. ایسی صورتحال میں جو طلب سے زائد پیداوار ہوتی ہے، ملکی طلب سے زیادہ پیداوار ہوتی ہے، اسے باہر فروخت کر کے اس طلب و رسد کے توازن کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ قیمتیں کم نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ امریکہ ہے، وہ اپنی فالتو گندم دوسرے ممالک کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہاں پر زائد پیداوار کی وجہ سے جو ہے وہ منافع کم نہ ہو، قیمتیں زیادہ کم نہ ہو. اس طرح زر مبادلہ بھی حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ سارے فوائد ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی ملک دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کرتا ہے، جسے ہم بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں. اب یہ بھی آپ کا لانگ کوسچن بھی بن جاتا ہے کہ بین الاقوامی تجارت کے فائدے اور نقصانات بتائیں. آج میں نے آپ کو فوائد پڑھائے ہیں، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کے نقصانات پڑھیں گے. اور شارٹ کوسچن میں بھی آپ کو آ سکتا ہے جس میں آپ اس میں سے کوئی سے 4 فائدے لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.